मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सियासी अफवाहों पर लगाया विराम। 5 विधायकों को दिलाई कैबिनेट मंत्री की शपथ। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ से उत्तराखंड का बदला मौसम। हरिद्वार, नैनीताल, चमोली में भारी बारिश। कई जिलों में बारिश का जारी हुआ अलर्ट। नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दुनिया को सद्भाव की जरूरत, संघर्ष की नहीं, सिर्फ भारत मानवता के नियम पर कायम। विश्व के कई देश कर रहे युद्ध रुकवा सकता है भारत। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। कहा, हम भी देते हैं सरप्राइज। पर्ल हार्बर का किया जिक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया है, जिसमें 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से चल रही उन अटकलों पर विराम लग गया, जिनमें बार बार मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही थी। कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ संकेत दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। ये फैसला न केवल संगठनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है। आज नवरात्र के दूसरे दिन लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सबसे पहले राजपुर विधायक खजान दास को शपथ दिलाई। इसके बाद भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली। फिर विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वर्तमान में कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली थे, जिनमें नए मंत्रियों की ताजपोशी की गई है। ताजपोशी के लिए नए चेहरों का चयन विधायकों के पिछले 4 साल के कामकाज का रिकॉर्ड देखकर किया गया है। देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, चाहे वो संगठन की दी हो या सरकार में दी हो, उसका निर्वहन उसी रूप में करना, कार्यकर्ता के रूप में मैंने उसको प्राथमिकता दी है। आज जो जिम्मेदारी मिली है मंत्री के रूप में, इसमें भी जितना समय है पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ उसमें प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। पार्टी संगठन का, पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में निभाऊंगा और जो संकल्प लेंगे कि हम लोग जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो और अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प है। इनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ संकेत भी दे दिया है उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले कई सारी अटकलें भी सुनने को मिल रही थी, लेकिन ऐसे में आज कैबिनेट में विस्तार को देखते हुए मंत्रियों को जो शपथ दिलाई गई, उसके बाद सब कुछ कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से कई सारी अटकलें देखने को मिल रही थी चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के पद को लेकर, लेकिन आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो लंबे समय से 5 जो मंत्रियों के पद खाली थे वो आज भर दिए गए हैं और उत्तराखंड के जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के विधायक रहे हैं, उनमें जो है 2 पहले से ही मंत्री रहे हैं। खजान दास की बात करें या मदन कौशिक की बात करें, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी तरफ देखें तो हरिद्वार जनपद को ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर दी गई है। हरिद्वार जनपद से 2 जो है मंत्री बनाए गए हैं, मदन कौशिक हों
या फिर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा हों। इसके अलावा जो SC/ST का जो कार्ड है वो भी ध्यान में रखा है भाजपा ने। जो खजानदास पूर्व में भी मंत्री रहे हैं उनको भी राजपुर जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया। इसके अलावा भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा उनको भी जो है जिम्मेदारी दी गई है। और जो रुद्रप्रयाग विधायक है भरत सिंह चौधरी उनको भी कहीं ना कहीं भाजपा ने तवज्जो दी है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार तंज कस रही हैं कि पिछले 4 साल तक क्यों ये मंत्री पद खाली रखे गए और 6 माह के लिए 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। और एक तरफ जो आलोचना है वो आलोचक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा के जो विधायक जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनका साफ कहना है कि वो अब जो है अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से उस पर काम करेंगे और आने वाले समय में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो है उनका जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तराखंड में होने हैं तो उसे भी कहीं ना कहीं जो है मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और जो ये 5 मंत्रिमंडल के जो पद भरे गए हैं इनका अभी हालांकि पोर्टफोलियो अभी बांटा नहीं गया है, किस मंत्री को क्या पद क्या विभाग मिलता है वो अभी भविष्य के गर्भ में है। और आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि किस मंत्री को क्या। लेकिन आशीष जैसे कि आपने जिक्र किया वो मंत्री जी, कहीं ना कहीं आपने जो ये जिक्र किया है कि अगर हम देखें तो 4 साल से वो पद खाली थे मंत्रियों के और उसके बाद अब जाकर विपक्ष कह रहा है कि क्यों 6 महीने के लिए ये पद दिया गया है। क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था बार बार मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं भी काफी तेज थी, विपक्ष लगातार अटकलें लगा रहा था, कह सकते हैं कि लगातार निशाना भी साध रहा था बीजेपी पे, और अब इतना बड़ा फैसला इस तरीके से कैबिनेट विस्तार होना, क्या रणनीति वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल भाजपा की ये रणनीति इसे कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से चंद माह पहले जो है मंत्रियों के पद भरे जाना, लंबे समय तक इन पदों को खाली रखना, ये अपने आप में एक हो सकता है कोई पॉलिटिकल गेम हो भाजपा का। लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव से पहले ये पद भरे गए हैं तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जनता में जाएगा कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो भी अपने विधायकों का हो चाहे उनका जो जनाधार है, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान रखती है। जिन लोगों को मतलब मंत्री पद बनने की आस नहीं थी उनको जो है पद समाया गया है। और कहीं ना कहीं पहले भी जो मंत्री रह चुके हैं खजानदास हो चाहे मदन कौशिक हो, उनको कहीं ना दूर दूर तक आशा नहीं थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और उन्हें फिर से जो है जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं ये रणनीति भाजपा की है और आने वाले चुनाव को कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर से देखने की कहीं ना कहीं इसमें एक नजर कहीं ना कहीं आता है। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात थी वो भी उस पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम एक तरीके से लगा है। बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही जो है भाजपा लड़ेगी और 2027 में ये रणनीति कहीं ना कहीं साफ दिखती हुई नजर आ रही है जी। बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं अटकलों पर विराम लग गया। अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। और वहीं देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के देवधुरा में श्री वराही शक्तिपीठ धाम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर के विकास को क्षेत्र की आस्था और पर्यटन से जुड़ा अहम कदम बताया। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु भी जुड़े रहे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर मां बाराही का ये प्राचीन धाम सदियों से आस्था, श्रद्धा और शक्ति की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। ये क्षेत्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं का जीवंत उदाहरण है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध बग्वाल हमारी वीरता, महान परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित कर इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक सम्मान प्रदान करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है मां बाराही मंदिर का ये नवनिर्माण मंदिर को और अधिक भव्य बनाएगा और अधिक सुविधाजनक बनाएगा और एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा जो भक्तों को हमेशा एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मां बाराही के आशीर्वाद से ये धाम आस्था और विकास
और समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जलपात्र होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। मां भक्तों के दुखों को हरने वाली और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं और इस दिन पर हरिद्वार के माया देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आई। कतारों में लगते भक्त नजर आए और माता का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। और वहीं गढ़वाल की पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चौबट्टा खाला क्षेत्र के धसमानी गांव से सामने आया है, जहां एक 11 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि बच्चा अपने घर की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का यह कहना है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में गुलदार का खतरा बना हुआ है, लेकिन वन विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की बड़ी मांग की है। ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे काम। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। CHC से क्योंकि रेफर हो गया। और वहीं टनकपुर में सशस्त्र सीमा बल की 57वीं वाहिनी द्वारा आयोजित 150 किलोमीटर लंबा साहसिक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। जौलजीवी से बूम टनकपुर तक काली नदी में 3 दिनों तक चले इस अभियान में 45 सदस्यीय SSB दल ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम टनकपुर के बूम घाट पर आयोजित किया गया, जिसमें SSB के महानिरीक्षक अमित कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कराने वाले जवानों का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान भी किया गया। महानिरीक्षक अमित कुमार ने सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके साहस की सराहना भी की। एक तो जो आपने बोला कि बहुत मुश्किल माना जाता है, तो हमारी टीम ने इसको सफलतापूर्वक कर दिखाया। तो अब किसी भी लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुश्किल माना जाता है ना, इन्होंने आसान करके दिखाया है। दूसरा ये है कि ये पूरी SSB के जो हमारे 6 सीमांत हैं उन सभी से इसमें प्रतिभागी थे। तो ये एक इंटर फ्रंटियर हमारा एक्सपीडिशन जो है वो किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है एक एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में जो प्रमोट करना है। और वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ में स्थित सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS का 7 दिवसीय विशेष शिविर आज से शुरू हो गया है। गागरी गोल में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर DN तिवारी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस शिविर के दौरान छात्र छात्राएं योग, श्रमदान, ग्राम भ्रमण, नशा मुक्ति अभियान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। शिविर का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र रावत को उत्तराखंड पुलिस में चयन होने पर सम्मानित भी किया गया। आयोजकों का यह कहना है कि इस तरह के शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे प्राथमिक विद्यालय गागरी गोल में 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका उद्घाटन था। हम लोग यहाँ 7 दिन तक रहेंगे और सभी समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देंगे। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी कोशिशों से मिलकर ही बदलाव होते हैं, वही NSS भी इसी भावना का कि नॉट मी बट यू, मतलब कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। और इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम दूसरों को भी जागरूक करेंगे समाज के प्रति और सभी समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देंगे।
में आगे बढ़ेंगे, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देर रात से जारी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह होते ही शहर में घने कोहरे की चादर लिपटी नजर आती है। अब बता दें, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। लगातार बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भी भर गया है और हालात तालाब जैसे बन गए हैं। ठंड का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। खराब मौसम के कारण पर्यटक भी अपने अपने होटलों में दुबके हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की चिंता अब बढ़ाकर रख दी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि इस बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की आशंका भी बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। और वहीं कोटद्वार में मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। सुबह से ही हो रही रिमझिम बारिश ने जहां पूरे क्षेत्र को तरोताजा कर दिया है, तो वहीं तापमान में गिरावट के चलते ठंडक भी लौट कर आ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी ने मौसम को सुहावना बना दिया है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश फलदार वृक्षों और खेतों में खड़ी रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। बागवानी करने वाले किसानों को भी इससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। लंबे समय बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ नजर आ रही है। और वहीं चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि चमोली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक और पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश और बर्फबारी काफी लाभदायक मानी जा रही है। वहीं औली में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से सैलानी औली पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। होटल और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक वापस लौट आई है। और अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां अचानक बदले मौसम ने लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। झमाझम बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है। बारिश के चलते जलभराव का खतरा बढ़ गया है और गेहूं सरसों की फसल के साथ गन्ने का काम भी प्रभावित हुआ है। किसानों को बहुत तगड़ा नुकसान है। जो सरसों पक्की खड़ी वह कतई बहुत बेकार हो जाएगी, कतई बारिश होगी तो। और जो घास हरा चारा वो ख़त्म हो लिया, बारिश तक ख़त्म हो जाएगा। जो गन्ना बोया गया है वो कतई ख़त्म है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।